प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। बजट जो कल पेश किया गया है उसमें कई ऐसे पहलू हैं जिसको सराहा जा रहा है। हुकूमत के अलावा आवाम के बहुत से हल्के, ताजरों के बहुत से हल्के और कहीं कहीं पर अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इस बजट के कुछ हिस्सों की तारीफ़ कर रहे हैं। अब इसमें जो पॉजिटिव चीज़ें हमारे सामने आई हैं उसमें एक तो ज़ाहिर है कई सेक्टर्स में जो टैक्सेस में छूट दी गई है उसको सराहा गया है कि इससे तजारत में इजाफा होगा। फिर हम IT को के हवाले से जो अहदाफ तय किए गए हैं और ई-कॉमर्स के हवाले से जो अहदाफ तय किए गए हैं, फिर तरक्याती बजट में जो 600 से बढ़ाकर 900 अरब किया गया है उस पर इस बजट में तारीफ़ की गई है जो रद्दमल सामने आया है। फिर तरसीलात ज़र का 29 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाना, किसानों की आमदन 3100 अरब रुपए होना जो कि 32% इजाफा है पिछले साल की निस्बत। फिर एक्सपोर्टर्स को दी जाने वाली मराहत, उनके रिबेट्स और रिफंड्स में जो है उनको उनकी अदायगी। और फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि तमाम ही सेक्टर्स में ग्रोथ हुई है पिछले एक साल में, यानी ज़राअत में, सनत में, सर्विसेज में, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें 9% की ग्रोथ है। तो इन तमाम सेक्टर्स में ग्रोथ जो है वो एक पॉजिटिव चीज़ देखी जा रही है। फिर करंट अकाउंट खसारे का तो हुकूमत बहुत क्रेडिट लेती है कि 20 अरब डॉलर के खसारे से उठाकर हम इसको ले गए हैं, 800 मिलियन सरप्लस हमने कर दिया है। फिर दरामदात को कम करके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए जो पॉलिसी बनाई है। तो ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिस पर इस बजट की तारीफ़ की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है। उसको कहा गया कि ये गरीब दोस्त बजट नहीं है। किस बुनियाद पर अपोजिशन के एतराज़ात हैं और कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिसका हुकूमत एक ऐसा क्रेडिट ले रही है जिसके नतीजे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है गवर्नमेंट ने इस बजट को बनाया है। तो इन तमाम पहलुओं पर हम हुकूमत का, अपोजिशन का और तज्ज़ियाकारों का मौक़िफ़ आज के प्रोग्राम में लेंगे। हमारे साथ जावेद अब्बासी साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। जावेद अब्बासी साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में। सेनेटर एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। और मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, और इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। सबसे पहले जावेद अब्बासी साहब, कैसे आप इस बजट को देख रहे हैं? बहुत सारे लोगों के ख्याल में ये बहुत अच्छा बजट है, आपके इस पर तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, कौन खुश नहीं होगा अगर पाकिस्तान में खुशहाली आए, पाकिस्तान में बेहतरी आए, पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा हो, पाकिस्तान में महंगाई का खात्मा हो। लेकिन मैं सिर्फ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत अज़ीज़ साहब ने जो कुछ ही हफ्ते पहले जब जहाँ शेख हफीज़ साहब को फारिग किया गया है और उनको भेजा गया, और शेख हफीज़ साहब के खिलाफ ये एलिगेशन लगाए गए थे वो इस मुल्क की इकानमी को बेहतर करने में नाकाम हो गए हैं। उन्होंने इस मुल्क की इकानमी जो है उससे बहुत डुबो दिया है। और उस वक्त जब उन पर एलिगेशन लगाया गया था तो ये भी था कि जो आसमान पर कीमतें पहुंच गई उन्हें कंट्रोल करने में भी वो नाकाम रहे हैं, और गवर्नेंस के भी बड़े सीरियस इशू थे। और ये मामला जब फाइनेंस मिनिस्टर मौजूदा जो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के शौकत तरीन साहब आए तो उन्होंने ये अल्फाज दोहराए। उन्होंने कहा कि हम उस नैच पे पहुंच गए हैं कि अब अगर बहुत ही मुश्किल है कि चीज़ों को हम ठीक कर सकें। फिर एकदम इन पिछले 4 हफ्तों में एक वावेला ज़रूर मचा है। उन्होंने कहा जी कि हमारी जो ग्रोथ है वो बढ़ गई है। पहले 4 पॉइंट का कुछ कहा गया है, फिर 3.90 का कहा गया है, फिर इससे भी ज़रा पीछे हटना पड़ा। मैं ये सोचता हूँ कि बजट का फ़ायदा, बजट किसके लिए है? वो आवाम के लिए है, वो पाकिस्तान के लोगों के लिए है। क्या जावेद भाई साहब, आपको शौकत तरीन साहब के पहले बयान पर एतराज़ है जो उन्होंने दिया था, या आप 4 हफ्तों के बाद जो बयान दिया इस पे आपको इस पे एतराज़ है? यानी ये सही नहीं है, वो सही नहीं है? मैं कहता हूं कि कोई एक जरूर गलत है उनका। इस तरह आपकी खुशी खातिर इस तरह कह लेते हैं कि वो इसलिए भी ठीक था कि जब हटाया गया है शेख हफीज साहब को, तो अगर इतना ही अच्छा काम कर रहे होते शेख हफीज साहब तो उनको हटाते ना। और अगर शेख हफीज साहब ने बुरा काम किया था तो ये 4 हफ्तों में मुल्क में कौन सा इनकलाब आ गया है कि फिर तरीन साहब ने एकदम हुकूमत तो नहीं हटाना चाहती थी, वो तो आपने उनको जो है वो सेनेटर बनने नहीं दिया ना, वो तो नहीं हटाना चाहती थी हुकूमत। नहीं, एलिगेशन ये नहीं था, वो पहले भी सेनेटर नहीं बन सके थे, वो काम कर रहे थे। मैं जो बात ज्यादा जरूरी समझता हूँ आपके सामने करता हूँ, आपके बड़े ऑनरेबल गेस्ट हैं वो भी इस पर रोशनी डालेंगे कि हमें इस वक्त देखना है कि पाकिस्तान के मामलात क्या हैं। पाकिस्तान में पिछले 2.5 सालों में कुछ 400 से 500% कीमतें जो है वो बढ़ी हैं। आप अदवायात की कीमतें देख लें, आप चीनी, आटा और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें देख लें, आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है टैरिफ वो देख लें, आप सुई गैस के बिल जो है वो देख लें। वो पाकिस्तान की आवाम में इस वक्त शिक्कत ही नहीं रही, ताकत ही नहीं रही कि वो ये बिल अदा कर सके, वो मार्केट से चीजें खरीद सके। अब पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या खुशखबरी आई है कि क्या इस बजट से कुछ चीजें महंगी सस्ती हो जाने का इम्कान है? बिल्कुल नहीं है। क्या आइंदा पेट्रोलियम
बढ़ेंगी। खुद उन्होंने कहा कि हमने इतनी बड़ी लेवीज लगाई है कि इंटरनेशनल प्राइस के साथ हमने लिंक किया है कि अगर वो बढ़ेंगी तो वो बढ़ेंगी, और जब पेट्रोलियम कीमतें बढ़ती है तो सब बाकी कीमतें भी बढ़ती हैं। अब जो इतनी बड़ी महंगाई के दौर में अगर आप सरकारी मुलाजमीन को आपने ये जो बहुत ही मामूली था इजाफा, आप इन्फ्लेशन के साथ उसका मुकाबला करते कि महंगाई कितनी हुई है, क्या इसमें कोई गुजारा कर सकते हैं, या जो उनकी पेस बढ़ाई की स्केल है वो बहुत थोड़ा है। मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान की अवाम में ये तो एक अदाद और शुमार बता दिया गया। हमारी हुकूमतों में इस तरह बजट जब भी होता था एक गोरख धंधा है कि ऐसा दिखाया जाता था कि ये सेल हो सके, लेकिन इससे मुझे ये नहीं लग रहा कि पाकिस्तान हालात ना तब अच्छे थे जावेद साहब, ना हालात अब अच्छे थे ना अब अच्छे थे, लेकिन बजट आएगी उनकी जिंदगी में कोई बेहतरी आएगी, मैं ऐसा नहीं देख रहा। अच्छा चलें, आप कह रहे हैं कि लोगों की जो हैसियत है वो तब्दील नहीं होगी और उनकी मुआशी हैसियत में बेहतरी नहीं आएगी। अब इस पर एजाज चौधरी साहब आपका क्या रद्दअमल है दो चीज़ों पर? एक तो वो कह रहे हैं कि शौकत तरीन साहब 4 हफ्ते पहले कह रहे थे कि बेड़ा गर्क हो गया मैशत का, 4 हफ्ते बाद जो बजट पेश कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं हुकूमत ने इमरान खान साहब का विजनरी लीडर हैं इसलिए देखें इतना ज़बरदस्त पाकिस्तान में तरक्की हुई है। तो किस बात पर यकीन करें, पहले वाली पर दूसरे वाली पर? दूसरा नुकता उनका है जिसका आप जवाब दीजिएगा कि महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है तकरीबन 10% सालाना के हिसाब से, तनख्वाहें आप 2 साल के बाद बढ़ा रहे हैं सिर्फ 10%, तो इस हिसाब से तो कम से कम 20% बढ़नी चाहिए थी। जी बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद भाई, अगर तो आप मुझे ये चाहेंगे कि मैं जावेद अब्बासी साहब को समझा सकूं तो मैं पहले ही माज़रत ख़्वाह, मैं नहीं उन्हें समझा सकता। मैं आपसे सिर्फ ये बात अर्ज़ करता हूं कि शौकत तरीन जब हुकूमत से बाहर थे तो उन्हें जो भी तबसरा वो करना चाहते थे उन्हें मालूमात मुकम्मल नहीं हो ही नहीं सकती किसी को जो हुकूमत से बाहर बैठा हुआ हो। तो उनका पहला तबसरा भी दुरुस्त था, और जब वो अंदर आए और उन्होंने आके सारे हालात का जायज़ा लिया तो मेरा ख्याल है उनका दूसरा तबसरा भी सही है। अब आ जाइए कि यानी महंगाई जो है, अगर इन 15 महीनों के कोविड के अंदर 5 महीने लॉकडाउन और कर्फ्यू के गुजरें और दुनिया की सारी मईशतें ज़मीन बोस हो जाएं, बल्कि मनफी के अंदर चली जाएं, तो जी अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूं कि पाकिस्तान वैसी सूरत हाल से दो चार नहीं हुआ। और उसने गुज़श्ता 6 से 8 महीने के अंदर जो पॉलिसीज़ पिछले साल यानी पैकेज दिए गए थे बिलखुसूस इंडस्ट्री को और आम आदमी की बेहतरी के लिए, उसने काम करना शुरू किया। और कंस्ट्रक्शन का जो पैकेज किया गया था उसने काम करना शुरू किया, यानी जिसके नतीजे में एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में यानी ये मुझे कहा करते थे अपनी हुकूमत के दरमियान के चौधरी साहब आपको मईशत की समझ नहीं है, ये देखिए आसमान की तरफ चढ़ गई है स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट। तो मैं इनको जवाब इन्हीं की जुबान में देता हूं कि ये देखिए कहां तक चली गई है, तारीख में कभी स्टॉक एक्सचेंज इतनी ऊपर नहीं गई। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये नाकाफी है बात नहीं, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप के अंदर गरीब आदमी तो अभी महंगाई में आपने इजाफा करना है, बिजली की कीमतें आपने बढ़ानी है, पेट्रोल की कीमतें आपने बढ़ानी है, उसका इम्पैक्ट आएगा, तो महंगाई में आपने इजाफा करना है तो गरीब आदमी तो पिसेगा मजीद, ये उनका नुक्ता है। देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, ये फैसला हो चुका है कि बिजली की कीमतों में हम इजाफा नहीं करेंगे, और IMF को भी हमने बता दिया है अगले 2 साल ग्रोथ करना चाहते हैं लेकिन सस्टेनेबल करना चाहते हैं, ऐसी कि आपकी डिक्टेशन हम न लें। सस्टेनेबल ग्रोथ उसी सूरत में हो सकती है पाकिस्तान में कि आप IMF की डिक्टेशन न लें, उनका सामना करें और उन्हें बताएं कि जो मुआहदे पिछली हुकूमतें करके गई हैं IPPs के हवाले से, उसके अंदर वी आर बाउंड टू इंक्रीज दी सर्कुलर डेट। कोई दुनिया का बड़े से बड़ा मईशत दान, खुद जावेद अब्बासी साहब भी इसको डिनाई नहीं कर सकते कि अगले साल ये 1500 अरब रुपए तक 2023 तक पहुंच जाएगा जो सर्कुलर डेट है। ये जो अरब तक नहीं से 3000 अरब तक काम हुआ है सर, अभी 2200-2300 तो इससे भी ज्यादा 3000 पे पहुंचेगा। मैं अर्ज कर रहा हूं ना, अब मैं ऐड कर रहा हूं ना जी उसको, तो ये उससे भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए गरचे मैं सोख्ता सामा हूं तो ये रूज़े स्याह खुद दिखाया है मेरे घर के चिरागों ने मुझे, मैंने तो ये नहीं मुआहदे किए थे कि राइट सर, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। जो IPP के मुआहदे दुनिया भर को बिजली मिल रही है, 7 सेंट की हमें मिल रही है, सेंट की यहाँ पर, तो जाहिर है कंपेटिटिवनेस से मुतासिर हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आके मैं औरिया साहब और शाह साहब की राय लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एक नुक्ते पर आकर हम शाह साहब अटक जाते हैं कि गरीब के लिए इसमें कुछ है या नहीं बजट पर, और जाहिर है ये इंपॉर्टेंट नुक्ता है भी कि गरीब को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो आप इसको मजमूई तौर पर कैसे देखते हैं कि इसमें गरीबों के लिए क्या रखा गया? अगर हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश कर रही है, एक्सपोर्ट्स को GDP के 8% की बजाय 20% पर ले जाने का इरादा, और सस्टेनेबल ग्रोथ वो दिखाना चाहते हैं। शाह साहब देखिए जी, दो तरीके हैं गरीब आदमी के मसाइल हल करने के। एक तो यही है कि आप बैरूनी कर्ज़े लेते रहें और सब्सिडी देते रहें, ना बिजली की कीमत बढ़ाएं, ना पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं, और ज़राअत को भी, इंडस्ट्री को भी इतनी सब्सिडी दे देंगे या नोट छाप कर उसके लिए फिर आपको कर्ज़े लेने पड़ेंगे ना। फिलहाल कितना नोट, इन्फ्लेशन कितने लाएंगे आपको। क्योंकि देखें, ये जो तरीक़ाकार था सब्सिडी का या रियासती वसाइल से आम आदमी को सहूलतें फराहम करने का, वो रूस में नाकाम हुआ, चीन में नाकाम हुआ। तो साबित ये हुआ कि जी आम आदमी की आपने आमदनी बढ़ानी है, क़ुव्वत ख़रीद बढ़ानी है, और वो उस सूरत में बढ़ सकती है कि आप रोज़गार के मौक़े भी पैदा करें, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करें कि वो ख़ुद अहल हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। उसको तालीम दें, उसको सेहत हो, उसको हुनर सिखाएं, और उसके नतीजे में वो अपनी आमदनी ख़ुद बढ़ा सके, और जो उसकी मेहनत का फल जो है वो रियासत भी खाए, उसका वो ख़ुद भी खाए, उसका ख़ानदान भी खाए। ये एक तरीका है जो एक लॉजिकल तरीका है, मंतकी तरीका है, फितरी तरीका है, जिसकी बुनियाद पर दुनिया में तरक्की हो रही है। इस बजट में हमें नज़र ये आता है कि इसकी कोशिश हुई है। ये नहीं है कि इसके फ़वाइद फ़ौरी तौर पर आएंगे। जितने माहिरीन से बात हुई है वो यही कहते हैं कि एक बुनियाद रखी गई है, एक ट्रैक पर इकॉनमी को लाने की कोशिश की गई है कि आप सब्सिडीज़ से निजात हासिल करें। आप जो मसनूई तरीके हैं कि आपने डॉलर को अगर मुस्तहकम रखना है, कीमत रखनी है, तो 22 अरब डॉलर 4-4.5 साल में आप मार्केट में फेंक दें और रुपए को मुस्तहकम रख लें, लेकिन एक्सपोर्ट का बेड़ा गर्क कर दें। 25 करोड़ की एक्सपोर्ट जो है, 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट जो है 20 अरब पे या 21 अरब पे वापस आ जाए। एक्सपोर्ट आप बढ़ाएंगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी। आप टैक्स का दायरा वसी करेंगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी। आप लोगों की क़ुव्वत, लोगों के कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, तालीम के ज़रिए, सेहत के लिए, हुनरमंदी के ज़रिए आपकी आमदनी बढ़ेगी। तो ये तकरीबन इक़दामात करने की कोशिश की गई है जी। पहली कोशिश है, ज़ाहिर बात है कि आखिरी कोशिश नहीं है, और इसकी कामयाबी का दारो मदार इस पर है कि कौम भी इसके लिए तैयार हो। क्योंकि हमें पिछले 40 साल में आदत डाल दी गई, बल्कि 50 साल में कहना चाहिए, आदत डाल दी गई है इस कौम को मुफ्त खोरी की। बल्कि मैं तो हराम खोरी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करूँगा कि आप काम करें ना करें, आपको फैक्ट्री से, यानी 4 साल से बंद पड़ी हुई है मिल, स्टील मिल बंद पड़ी है, और आप उनको तनख्वाहें दिए जा रहे हैं, आप पैकेज दिए जा रहे हैं। PIA का बेड़ा गर्क कर दिया, रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया। ये काम अब चलने वाला नहीं है। आप कितना पैसा झोंकेंगे इसमें? तो तरीक़ेकार यही है। इसमें 2 साल मुश्किल के कटे हैं। मज़ीद अगर कौम 2 साल मुश्किल और बर्दाश्त करके और वो मसनूई तरीके जो थे उनको तर्क करके अपनी मेहनत, एक तो हम पाँव फैलाएं अपनी चादर के मुताबिक, मेहनत का खाएं, मुफ्त का ना खाएं, काम करें और उसका अजर, माकूल अजर लें, तो ये तरीका है। लेकिन इसमें जो अभी कमी नज़र आती है वो ये है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी, उसको मजबूत बुनियाद फराहम करनी पड़ेगी। रज़ाक दाऊद साहब कह रहे थे कि इस वक्त आपकी जो अगर 25 अरब डॉलर की भी एक्सपोर्ट हैं तो उसमें 15 अरब डॉलर सिर्फ टेक्सटाइल का है, और इसको हम 20 अरब डॉलर करना चाहते हैं। तो आप लेकिन इसकी बेस वाइड करनी पड़ेगी और एग्रो बेस्ड करनी पड़ेगी। देखें 15 अरब डॉलर की आप टेक्सटाइल अगर आपकी है और लाने हैं तो आप क्या फिर रिलाय करेंगे इंपोर्ट पे, या आपकी अपनी कपास जो है उसकी पैदावार बढ़नी चाहिए। कपास का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, कपास का रकबा ही आपने महदूद कर दिया और उसकी फ़ी एकड़ पैदावार भी कम कर दी।
आपको बीज सस्ते करने पड़ेंगे, आपको ज़री अद्वियात सस्ती करनी पड़ेगी, आपको ज़री कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैं उसको एम्पावर करना पड़ेगा, उनकी तनख्वाहें अदा करनी पड़ेगी जो 6 महीने पड़ेंगे, और आपको जो मशीनरी है खुद तैयार करनी पड़ेगी बजाय इसके कि वो बाहर से छोटी छोटी मशीनरी। बिल्कुल सही है। तो आप ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट के हवाले से एक्सपोर्ट आपने बढ़ानी है तो उसका आपको कोशिश होनी चाहिए कि उस एक्सपोर्ट को बढ़ाएं जिसका खाम माल आप खुद तैयार करते हैं, ताकि आपको आपकी इंपोर्ट कम रहे। आपका अगर आलमी मार्केट से जब लिंक करेंगे, खा दालों को लिंक करेंगे, खा किसी और चीज़ को लिंक करेंगे, तो उसके नतीजे में आप हमेशा मुश्किलात का शिकार रहेंगे। लेकिन अगर आपका खाम माल अपना होगा तो उसके नतीजे में आपका बैरूनी इन्हिसार ख़त्म होगा, आपकी आमदनी मजीद बढ़ेगी। बिल्कुल सही है, ये वैल्यू एडेड चीजें आप तैयार ये बात सही है। और गवर्नमेंट इसके लिए जो है लाइफ स्टॉक में और हलाल फूड में की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के हवाले से जो है वो हमें काफ़ी दिखाई देता है कि उसमें दिलचस्पी रखती है। लेकिन एक चीज़ औरिया साहब जो हम देखते हैं कि हलाल फूड का तो मसला ये है कि वज़ीर आज़म ने कहा कि गाय भैंसें बकरियां पालें, और लोगों ने मजाक कराना शुरू कर दिया कि भाई ये आमदनी का एक बेहतरीन जरिया है और हमारे देहातों में ये आसानी से कुछ हो सकता है, लेकिन हमने मजाक उड़ा। ठीक है। औरिया साहब जो चीज़ें हम पिछले 5-10 साल में पहली मरतबा होता हुआ देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर विदहोल्डिंग टैक्स को ख़त्म करना या कैपिटल गेन टैक्स में जो है वो कमी लाना, आपके ख्याल में ये और इससे तिजारत बढ़ेगी? फिर हम देख रहे हैं कि 3100 अरब तक जो है वो किसानों को की आमदन जो है वो पहुंच गई है, जो कि 32% इजाफा है। गवर्नमेंट IT को फ़रोग देने के लिए इसने ड्यूटी फ्री कर दिया, ज़ीरो रेटेड सेक्टर में शामिल कर दिया IT को, जितनी भी मशीनरी आपको इंपोर्ट करनी है इस हवाले से। अब मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि कई ऐसी चीज़ें तो हैं ना जो आप देखते हैं कि मतलब डैम्स के हवाले से 91 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और 10 डैम्स पर काम हो रहा है, तो कुछ चीज़ें तो बेहतर दिखाई दे रही हैं और ये सब इसमें बजट में नहीं, बहुत सारी चीज़ें बेहतर है। मसला सारा ये है कि मैं बहुत अरसे से ये सोचता हूँ कि हमारे यहाँ फैक्ट्स के ऊपर गुफ्तगू क्यों नहीं होती, जज्बातियत की बुनियाद के ऊपर। गुज़श्ता तकरीबन 20 साल से जज्बातियत की बुनियाद पर गुफ्तगू हो रही। अब ये पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस हैं हमारे सामने, MPs हैं, सारा कुछ है, वहाँ बैठते हैं। कितना आसान है कि जाके कैलकुलेट करना कि इस दफ़ा जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट खोलें कि देखें रेमिटेंसेस कितनी आई थी, आपको पता चल जाएगा कि झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपको पता चल जाएगा रेमिटेंसेस जो इंपोर्ट से भी एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा आई थी। फिर देख लें कि पिछले साल एक्सपोर्ट कितनी थी, फिर उसको तक कंपेरिजन कर लें, आपको पता चल जाएगा एक्सपोर्ट्स कितनी थी। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त बुनियादी तौर पर इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला का एक इनाम और फजल हुआ है। देखिए, आपके एक्सपोर्ट जो है उसके लिए इंटरनल फैक्टर से ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर से ज़्यादा थे। आपके इर्द गिर्द कोविड आया, इंडिया बांग्लादेश बंद हो गया, आपकी मार्केट्स बढ़ी, लेकिन आपका एक इकदाम तो है ना कि आपने वहां का फिक्स जो है वो टैरिफ रखा और उसके ऊपर लागत कम आई और उन्होंने वहां पर वो करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज जो हुई कि आपके इंटरनेशनल, अब कहते हैं जी वहां पर लोग जो थे वो हो गए थे, खर्च नहीं कर सकते थे। अब अपनी माँ, मैं बड़े अजीब आर्गुमेंट देख रहा हूँ कि जी पहले वो वहां जाते थे, वहां जाके क्लब में जाते थे, अपनी अम्मा को पैसे भेज रहे हैं। अब ये कितना लूजी अजीब गरीब आर्गुमेंट। फिर उसके बाद आप जाके देख लें कि आपने 30 साल के बाद आपने डैम बनाया, डैम में इन्वेस्ट किया, उस पर चाइनीज जो है उसकी सॉवरेन गारंटी जब शामिल हुई तो आपका वापडा का बॉन्ड बढ़ गया। पहले लोग कहते हैं कि यार दे आर नॉट सीरियस, हर साल जो है एक एलोकेशन तक नहीं रखते डैम के लिए, और एलोकेशन रखते हैं तो 6 महीने के बाद उसको LNG में कन्वर्ट कर देते हैं। आप देखें ना, यही बादशाह डैम की खान अब्बासी साहब के ज़माने में उन्होंने एलोकेशन रखी और 6 महीने के बाद LNG में उसमें कन्वर्ट कर दे कि नहीं हमने पाइपलाइन बिछाना है। अच्छा, उसके बाद आगे भी सूरत हाल अगर आप बिल्टअप करें तो ये एक कैफियत है। मतलब टिसियान का जो फैसला हुआ है ये बड़ा अजीबोगरीब फैसला है। ये तो इंटरनेशनल, ये जो अपना उसका रेकोडेक का, ये हैरानकुन सी सूरत हाल है। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनसे मिला के आपको एक पिक्चर दी है। मैं इकोनॉमिक सर्वे देख रहा था, ये इकोनॉमिक सर्वे मुझे पाकिस्तान का सर्वे नहीं लग रहा था। यानी आप मुझे बताइए 70 साल के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट कम तो फलाना कम, ये सर्वे जो है एक दिन में तो नहीं बनते, और ये सर्वे जो है एक पूरी की पूरा रिकॉर्ड है, उस टीम है, वो टीम आके लेके आती है और साल के एंड में आपको पता चल जाता है। असल मसला ये है कि सीरियसली हमने अभी तक सोचा नहीं। सबसे बड़ा इम्तिहान अब आया इमरान खान का कि ये जो कुशन मिला है इससे वो पब्लिक के लिए क्या करते हैं। पब्लिक के लिए बुनियादी तौर पर आपने बेसिकली कीमतें जो हैं उनके लिए आपने 2 चीज करनी होती है, परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ानी होती है। कीमतों को कंट्रोल करना जो है ये खालिसतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है।
आपके पास एक दफा साहबा पहुंचे, उनका या रसूलल्लाह कीमतें मुकर्रर कर दें। उन्होंने कीमतें अल्लाह मुकर्रर करता है, अल्लाह ही नीचे करता है, और मैं उस हालत में नहीं जाना चाहता अल्लाह के हजूर कि मैंने अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी की हो। सही। आपने परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ानी होती है। आप एक जिम्मेदार को कहते हैं 100 रुपया उसकी गंदम की लागत है, तुम 90 रुपए में बेचो, क्यों बेचेगा वो जाके स्मगल क्यों नहीं करेगा? वो जाके, तो आपने अगर जिम्मेदार की लागत के मुताबिक उसको 150 रुपए देना है तो आपने अपने लोगों के पैसे बढ़ाने हैं, आपने उनकी तनख्वाहें बढ़ानी है, आपने आम आदमी का मायार जिंदगी बढ़ाना है। आपने अभी भी नहीं किया वो काम जो करना होता था। और अब एजाज चौधरी साहब बैठे हुए हैं, कल मैं बजट में डिस्कस कर रहा था, एक नई चीज मुझे नजर आई है जो इनकी थोड़ी सी नेगेटिव बात भी कर लूं, कि पहली दफा हुआ है कि 140 के 43 रुपए जो हैं वो उन्होंने सीबीआर में सब्सिडी के वो रखे हैं। ये सीबीआर कहां से सब्सिडी में आ गया कि जो उन्होंने रिफंड देना है? सीबीआर तो पैसे कमाता है और वो समझ, ये कहां से आ गया, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई। और ये देखें, इतने बड़े हमारे, वो कल से सोच रहा था किसी ने टॉक शो में इसका जिक्र किया होगा। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा गैप है जो इसके अंदर रखा गया है। फिर उसके साथ साथ ये जो तकरीबन ये जो उन्होंने बात की है सर्कुलर डेट की, मैं आज भी, मैं सामने मेरे हाथ में वो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, आप हैरान होंगे कि कई दफा कहा है कि यार थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ। ऑल एग्रीमेंट्स, दुनिया पूरी, ये बंदा जो है, ये जो कमेटी फॉर द एबोलिशन ऑफ द डेट वाला बंदा है, ये इतने बड़ी काम किए हुए हैं दुनिया के मुल्कों के अंदर कि जहां आपने गलत एग्रीमेंट्स किए हैं, जहां आपने गलत एग्रीमेंट किए हैं, आपने उसको चैलेंज किया। दुनिया का कोई एग्रीमेंट ऐसा नहीं है जिसके पीछे बदयांती आप साबित कर दें। जावेद अब्बासी साहब, पहले आपके तरफ आता हूँ। एक तो आप इसको रिस्पॉन्ड करें कि आप समझते हैं कि ये चलें करप्शन नहीं हुई तो गलती हो गई कि इतने महंगे मुआहिदे IPPs के साथ हुए हैं। दूसरा, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ सर कि कहीं ना कहीं तो आपको इसमें देख रहे हैं ना कि पहली मरतबा जो गवर्नमेंट कह रही है, ये इसको आप डिनाई कर सकते हैं कि करंट अकाउंट खसारा $20 अरब जो छोड़ कर गए थे उसको 800 मिलियन सरप्लस कर दिया इस हुकूमत ने। किसानों की आमदन 3100 अरब रुपया हुई है, तफसीलात रिकॉर्ड 29 मिलियन तक हो गई हैं, $29 बिलियन तक हो गई हैं। तो क्या आप इन जो फैक्ट्स हैं इसको तो डिनाई नहीं कर सकते ना? एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं तो इस बुनियाद पर तो आप कुछ ना कुछ तारीफ करेंगे हुकूमत की। देखिए जी, एक बिजली के कारखाने और IPP के बारे में आपने जो बात की है, वो जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई उस वक्त यहाँ 17 से 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। न सिर्फ बिजली की लोड शेडिंग थी बल्कि गैस की भी लोड शेडिंग थी। शदीद मौसम था, लोग चिल्ला रहे थे। अभी अगर आप अंदाजा करें कि अगर 2 घंटे भी लोड शेडिंग होती है तो क्या आलम होता है। और जब 16 और 15 घंटे लोड शेडिंग थी, इंडस्ट्री सारी बंद हो रही थी, इन्वेस्टर मुल्क से जा रहा था, उस वक्त ये प्रोजेक्ट जो है, ये 10,000 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा करनी बहुत ज़रूरी थी जो सिस्टम में लाई गई है। उस पर डिस्कशन किया जा सकता है, अब भी किया जा सकता है, उस वक्त भी किया जा सकता था कि ये एग्रीमेंट क्या होने चाहिए थे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अब इतनी बिजली पैदा करने के बावजूद भी आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी बड़ी बातें की रही थी मौजूदा हुकूमत के। हम आएंगे न सिर्फ बिजली सस्ती करेंगे पर नए प्रोजेक्ट लगाएंगे, हम डैम्स बनाएंगे, कुछ 100 के डैम के साथ हम नाम लिया गया है। और अभी जो पैसे रखे गए हैं, आप अगर ये कैलकुलेशन कर ले, आपके साथ भी सीनियर टीम बैठी है, तो ये तो मुझे लगता है कि अगर इतने पैसे मुख्तस हुए डैम्बा में तो 30 साल लगेंगे जब ये मुकम्मल करने में। तो ये मुश्किल काम होते हैं जो हमें फैसले करने पड़ते हैं फौरी तौर पर। कि अब फैसले क्यों करने पड़ते हैं कि आवाम की जिंदगी जो है उसको मुश्किलात से निकालने की कोशिश करते हैं। वो मुआहिदे सस्ते भी हो सकते हैं ना, अगर जल्दबाजी में करें या अगर हमें कौम को जरूरत है तो ये क्या जरूरी है कि जी चूंकि हमें जरूरत है इसलिए महंगे मुआहिदे ही होंगे तो मसला हल होगा? नहीं, हमें नहीं जरूरत है। ये होना ये चाहिए था कि बिजली के कारखाने साथ साथ लगते रहने चाहिए थे पिछली हुकूमतों में, ताकि इतनी बड़ी लोड शेडिंग इस मुल्क के लिए ना होती। अगर आप इस मुल्क को अंधेरा में छोड़ देते, आप इस मुल्क की इंडस्ट्री बंद हो जाती मुकम्मल तौर पर, और इस सारे लोग गर्मी और इस मौसम में बच्चे स्कूलों में भी ना जा सकते, तो ये महंगे मुआहिदों के जस्टिफिकेशन तो नहीं हो सकती ना। फैसला करती है, इसमें डिस्कशन किया जा सकता है। किसी वक्त एक प्रोग्राम रखेंगे, इसमें डिस्कशन किया जा सकता है कि ये मायदे ठीक थे, ये गलत थे, और फिर बात की जा सकती है। ये हमारे यहाँ एक रवायत है कि हम हर चीज को उसके 2 तरीके हैं देखने के। एक कोई कहता है कि ये बहुत अच्छे है और कोई दूसरा कहता है कि नहीं अच्छे, इस पर डिस्कशन की जा सकती है।
अभी एजाज चौधरी साहब ने मेरे बारे में कहा कि मैं बिल्कुल, उनकी मेहरबानी है कि अगर वो मुझे कुछ सिखाएं तो सीखने के लिए इंसान हर वक्त तैयार होता है। मेरा कहने का मकसद ये था कि हम सारे बजट इसलिए बनाते हैं, बजट आता है इसलिए कि क्या पाकिस्तान के कॉमन मैन को फायदा पहुंचेगा। ये जावेद भाई साहब, जिस गरीब के लिए आज आप आवाज उठा रहे हैं, इस गरीब के लिए आपने काम क्यों नहीं किया पिछले सालों में, पिछले 30 सालों में? हमारे वक्त में आप फिक्र नहीं निकालते और आप फिक्र निकालें, अल्लाह के फजल से 5 सालों में किसी चीज़ की कीमत नहीं बनने दी गई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आप इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस वक्त देख लें, गैस की प्राइसेस देख लें, रोज़मर्रा की कीमतें देख लें। हुकूमतें इसीलिए होती हैं कि हुकूमतें अगर ज़रूरत पड़ती है तो सब्सिडी देती है आम आदमी को, क्योंकि वो आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहती है। वो आम आदमी को इस तरह नहीं छोड़ सकती कि वो भूख से मर जाए, वो इसलिए नहीं छोड़ सकती कि उन्होंने कुव्वत खरीद उनकी ख़त्म हो जाए। जहाँ किसानों को ज़रूरत पड़ती है वहाँ भी सब्सिडी दी जाती है। जहाँ जो हमारा वो सोसाइटी का हिस्सा है जो कोई चीज़ खरीद नहीं सकता, मसलन आटा हुआ, दालें हुई, चीनी और बाकी जो चीज़ें रोज़मर्रा की हैं, या गैस या बिजली, जहाँ हम समझते थे कि ज़रूरत है वहाँ आवाम के लिए, वहाँ हुकूमतें इसीलिए होती है कि काम करती है। हुकूमतों का तरीक़ाकार भी यही है। उस वक्त की प्राइसेस आप देख रहे हैं। मैं सिर्फ इतना फिक्र बता देता हूँ एजाज चौधरी साहब से रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आपकी बहुत अच्छी इकानमी है, ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है, सारे इंडिकेटर बहुत बेहतर है, तो जो 2018 में जहाँ प्राइसेस थी उससे थोड़ी चीज अगर भी ज्यादा हो जाती, 10%, 20%, तो फिर भी हम कह सकते थे कि आपकी इकानमी बेहतर है। आप उसके और आज की प्राइसेस देख लें, कहीं 350% है, कहीं इससे भी ज्यादा है। कोई एक एनालिस्ट को सुना था जावेद वैसा, वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो फूड आइटम्स में इन्फ्लेशन जो हम कह रहे हैं 11% हो गई पाकिस्तान में, ये दुनिया में 30 और 40% तक गई है। हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि कोविड के एनवायरनमेंट में हम 30% तक फूड इन्फ्लेशन में जा सकते थे। गवर्नमेंट ने बड़ा कंट्रोल किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये शौकत तरीन साहब 4 हफ्ते पहले कह रहे थे कि IMF के साथ हफीज शेख और इस हुकूमत के मायदे गलत हुए हैं, इन्होंने उनकी डिक्टेशन ली है, ऐसे एग्रीमेंट इन्होंने उनके साथ किया है जिससे चीजें बहुत ज्यादा महंगी करनी पड़ी थी जो नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि IMF के कहने पे इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं, बिजली की, गैस की और बाकी कीमतें बढ़ी हैं। लिहाजा अगर ये काम हुकूमत ना करती तो आम आदमी की जिंदगी आज बहुत आसान होती। जी एजाज चौधरी साहब, ये 3 साल 4 हफ्ते पहले कहा है, तो मेहरबानी करके उनकी बात तो मान लें, अगर हमारी बात नहीं मानते तो। जी मैं जो बातों का जवाब देने में वक्त ज़ाया नहीं करूंगा सवाए एक बात के। मैं सिविल इंजीनियर हूं और मैंने इंजीनियरिंग की थी 1980 में, और मेरी पहली नौकरी कालाबाग डैम प्रोजेक्ट के सामने हुई थी। मुझे ये बताइए, कालाबाग ना सही कि इसलिए सियासी तौर पे उस पर इत्तफाक राय नहीं हो सका, पिछले 51 बरस के अंदर इस बागो बहार मुल्क के अंदर जिसका इंग्रेडिएंट और जो स्लोप है दुनिया की बेहतरीन है, इसमें एक भी पन बिजली का मंसूबा आप ना लगा सकें, एक बर्तन भी आप पानी के जखीरे का ना बना सकें, कौन जिम्मेदार है? ये 2.5 बरस की PTI की गवर्नमेंट। मैं ये कहा करता हूं, मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही, ये सारे हुक्मरान इन अल्लाह पकड़े जाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान के जो वो अल्लाह के दिए हुए वसाइल हैं उनको इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। मुझे ये बताएं 51 बरस के अंदर कोई एक डैम बना देते? इसलिए मैं नहीं समझता कि ये जराइम पेशा नहीं है। इन्होंने मुजरिमाना किरदार, गफलत बरती। ये सिर्फ बिजली का सिर्फ एक मैं और पानी का 1-2 इश्यूज आपको कहता हूं, बाकी मैं आना चाहता हूं इसके ऊपर। ये जरा थोड़ा सा समझने की बात है कि आम आदमी और निचला तबका, गरीब आदमी, हमने वो तर्क कर दी है पॉलिसी कि अमीर के मुंह से कोई बुरकी, कोई लुकमा, कोई टुकड़ा रोटी का गिरेगा तो गरीब खाएगा। ये पॉलिसी तर्क कर दी। हमने क्या किया? हमने ये किया कि 40 लाख घरों के अंदर 5 लाख रुपया बिला सूद कर्जा, ठीक है, वो अपनी खेती बाड़ी करे, वो इनका मजाक हम सह लेंगे, वो एक गाय रखे, वो एक भैंस रखे, 5 बकरियां रखे, कोई और जो है घर का काम खवातीन कर लें। खवातीन के लिए मैं एक मुजफ्फरगढ़ की मिसाल देता हूं, 1,12,000 घरों के अंदर खवातीन को एहसास प्रोग्राम के तहत कारोबार कराया गया है। ये रोज ताना देते हैं कि आप लोगों को भीख मंगा समझ रहे हैं। एहसास प्रोग्राम का 260 अरब रुपया गरीबों में बांटने के लिए नहीं है, 270 इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके जो सब कारोबार करवा रहे हैं। छोटा कारोबार
फार्मर को कहा है कि आड़ती के जुल्म से बचो, ये 1.5 लाख रुपया एक दफा लो, इसको वापस करो, 1.5 लाख रुपया दूसरी दफा लो। 70,000 रुपए जो 2 सर ये तो आपने इसी नियत से दिया है एजाज साहब, लेकिन मसला ये है कि वो जो मुर्गी पाल स्कीम आपने लाए थे वो 1100 रुपए की आप 5 मुर्गियां देते हैं, एक मुर्गा और पता नहीं 4-5 मुर्गियां, वो लोग लेते हैं और खा जाते हैं और फिर अगली लॉट आती है तो दोबारा ले लेते हैं और फिर खा जाते हैं। तो और ये इसकी मॉनिटरिंग का कोई निजाम आपके पास मौजूद नहीं है। स्कीम अच्छी है लेकिन उसका इम्पैक्ट भी तो देखें ना क्या आ रहा है। आपने जी असद भाई मेरी गुजारिश सुन लें, आपने हमारे कौम का एक अमूमी अखलाक के ऊपर मुझे मुतवज्जो कर दिया है, लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हूँ ये मुआशरा मिले जुले अफराद से, बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं जिनको भैंस गाय और 4-5 बकरियां मिल गई हैं ना, उन्होंने अपनी जिंदगी का पहिया चलाना शुरू कर दिया है। आप मुझे ये बताएं, ये कोई मोजज़ा है? अल्लाह ताला का ये एहसान है। पिछले 2.25 साल के अगर कोई एक फार्मर आप मुझे पंजाब में ढूंढ दें जिसे उसके फसल का मुनाफा ना हुआ हो, मैं जी मुजरिम, एक काश्तकार ढूंढ दें। आपने देखा नहीं सैलरीड क्लास का एक बड़ा सर 1100 अरब रुपया किसानों को मिले, 3100 रुपए की आमदन हो गई, जो कमियां मैंने 25 बरस, मैं आपसे वो भी अर्ज करता हूं, सैलरीड क्लास का ऊपर हमने 10% इजाफा किया, सूबों के अंदर इंशाअल्लाह ताला ज्यादा मुमकिन है इससे दुगना इजाफा कर दें, और आइंदा आने वाले वक्त में उनको भी इस बात का मौका है कि जो लो इनकम लोग हैं उनके घरों के अंदर एक एक हुनरमंद आदमी जो है उसको तैयार कर रहे हैं। आप इसको समझते नहीं है, एक हुनरमंद आदमी एक घर के अंदर, वो एक सरकारी मुलाजिम होगा तो उसके बेटे होंगे, बेटियां होंगी, एहलिया होंगी, उनको हुनर सिखाएंगे हम। यानी आप इससे इतना बड़ा इनकलाब इसके नतीजे में आ रहा है। 65% हमारी आबादी जो है वो दही आबादी है। एक नुक्ता और सुन लें, SME आज से अगर मुझे याद पड़ता है कि 20 साल पहले या 22 साल पहले इसका आगाज हुआ था, 17% उसका हिस्सा था, अब वो कम होते होते 6%। हमने पूरी तवज्जो SME की तरफ दे दी है, स्मॉल एंड मीडियम उसकी तरफ, ठीक है ना। उसके नतीजे में हमने उसको अमेज़न से कनेक्ट कर दिया है। अब पाकिस्तानी कौम का इम्तिहान शुरू हो गया है कारोबारी बरादरी का। वहां पर इंटरनेशनल मार्केट में आपका दाखला आसान हो गया, अब क्वालिटी बना के बेचेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ये पॉइंट मिलेगी। हाँ, इसलिए आप ये समझे 40-50 यानी बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हो सकती है इसके ऊपर। एग्जैक्टली हो सकती है, और ये अगर हो जाती है तो जीडीपी को 20-30% के ऊपर 20% को जीडीपी का सपोर्ट कर रही होगी, वैल्यू एडिशन होगी। एक ब्रेक में ले रहा हूं सर, ब्रेक, छोटा सा ब्रेक लेता हूं, बाद वापस आके इसको कंक्लूड करते हैं जी। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। औरिया साहब, अक्सर हम देखते हैं कि हुकूमत इस तरह का आखिरी 2 सालों में खासतौर पर बजट लेकर आती हैं कि जिसका मुल्क को तो शायद लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फ़ायदा ना हो, लेकिन इलेक्शन जीतने में उनको फ़ायदा हो, या इलेक्शन को पॉइंट ऑफ व्यू से वो बजट आते हैं। अब आपको ये सस्टेनेबल पॉलिसीज़ नज़र आ रही हैं इस बजट में जो हुकूमत लेकर आई है, और लॉन्ग टर्म फ़ायदे की बात देखते हैं औरिया साहब? देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें सस्टेनेबल हैं। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि वाकई बेहतर हो गए, तो ये तो नज़र आ रहा है। एक तो ये है कि उन्होंने जो एलोकेशन रखी हैं उसकी बजट के अंदर अपना रिलीफ की, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो ही असल में आगे जाके इनको लेके जाएंगी। और SME की जो बात कर रहे थे, ये सबसे बेहतर बात है, क्योंकि इस SME जो है ना, ये बेसिकली बैकबोन होती है। आप जापानीज इकॉनमी देख लें, आप दुनिया की कोई इकॉनमी देख लें, सारी की सारी इकॉनमी जो SME बनती है। हमारा मसला पता है क्या रहा है? हमने आज तक एशियन बेस्ट जो है ना उसको चले, बड़ी फैक्ट्री लगानी है, बड़ा टोयोटा को लेके आना है, फलाने को लेके आना है, इसको करना है, डैम भी बड़े से बड़ा बनाना है, छोटे चेक डैम है। SMEs के रुझान जो है ये पाकिस्तान की इकॉनमी को ये बहुत बड़ा स्टेप है। देखें लेकिन कहां तक कर पाते हैं। और दूसरा जो है वो जो है कि ये कर्जों का और आम आदमी तक रिलीफ का। अगर गांव के एक आदमी को, क्योंकि गांव की जो इकॉनमी होती है सस्टेनेबल, अगर उसको थोड़ा सा पैसा मिल जाए
जो कि उसको, क्योंकि उसको तो ना तो गंदम खरीदनी पड़ती है, ना चावल खरीदना पड़ता है, ना सब्जियां खरीदनी पड़ती हैं, ना दूध खरीदना पड़ता है उसको पार्टर में मोची से जूते भी मिल जाते हैं, कपड़ा मिलता है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने जो कंफर्टेबल लाइफ के लिए बाजार से कोई ना कोई चीज़ खरीदनी पड़ती है। और अगर वो ये मुर्गी, अंडे, अपना भैंस का गोश्त, दूध और जो चीज़ें, मक्खन वगैरह चीज़ों से अगर वो उसकी इकॉनमी बिल्ट होती है, जो कि बाकी दुनिया में पूरे के पूरे लैटिन अमेरिका में हुई है, और जिसमें बिल गेट्स की बेसिक इशू यही था कि अगर अफ्रीका के अंदर ये कर दिया जाए तो अफ्रीका जो है वो खुशहाल हो जाता है। तो अगर यही हो जाता है, अगर ये कर जाते हैं, मैंने कहा ना ये इम्तिहान है, इतना पैसा मिला है, ये इम्तिहान है, और ये पैसा जो है अल्लाह ताला की तरफ से कोई बस हो गया है, एक जैसे कहते हैं फ्लूक लग गया है, और वो पता नहीं क्यों अल्लाह ताला मेहरबान हो गया है, इम्तिहान में डाल दिया है। अब इस इम्तिहान में देखते हैं कि इस साल के अंदर ये कैसे कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, लेकिन अब 2-3 चीज़ें बड़ी ट्रिकी सी हैं शाह साहब। वो ये है कि एक तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट अगर आज ऐसे इनिशिएटिव ले रही है जिसके नतीजे 5 साल के बाद इफेक्ट्स पाकिस्तान के ऊपर बड़े ही मुस्बत पड़ेंगे, तो आम आदमी उसको नहीं देखेगा। आम आदमी क्या देखेगा? IMF की शिकायत की वजह से अगर हुकूमत बिजली की कीमतें बढ़ाती है, जो कि वक्ती फ़िलहाल नहीं बढ़ा रही, लेकिन अपोजिशन कह रही है कि इन्होंने आगे जाके बढ़ानी पड़ेंगी आपने अगर IMF से तीसरी किस्त लेनी है तो। इसके अलावा आपको जो है वो पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करना है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, आज वज़ीर ख़जाना ने भी कहा है, उसका एक इम्पैक्ट आएगा। तो गवर्नमेंट के आवाम ने जो है वो इन चीज़ों को देखना है, वो लॉन्ग टर्म में जाने वाली चीज़ें अनफॉर्चुनेटली लोग नहीं देखते। तो गवर्नमेंट इसको कैसे टैकल करेगी? देखें, ये तो करना पड़ेगा। ये बिल्कुल अजीब सी बात है कि मैं अपनी लाइफ कंफर्टेबल करना चाहता हूँ, मैं मेहनत नहीं करना चाहता, मैं कुर्बानी नहीं देना चाहता, ना मैं वक्त देना चाहता हूँ, ना मैं हार्ड वर्क करना चाहता हूँ, और ना जो मुश्किलात रास्ते की हैं मैं उनको सहना चाहता हूँ। चीन ने अगर तरक्की की है तो कई साल तक उन्होंने मेहनत की है, उन्हें भूख बर्दाश्त की है, उन्हें कपड़ा जो मिलता था वो कोटा मिलता था, साल के 2 शर्टें मिलती थी, 2 पैंट मिलती थी, उस पर गुजारा करते थे। ये नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि जी IMF से कर्ज़ा लो, वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ा लो, एशियन बैंक से कर्ज़ा लो, हमें तो खाना खिलाओ, मनोसलवा मिलना चाहिए, हुकूमत जाए बाहर में, वो कहाँ से पैसे इकट्ठे करती है। ना कोरिया ने ऐसे तरक्की की है, ना मलेशिया ने ऐसी तरक्की की है, ना अर्दवान ने आके दूध शहर की जो नहरें बहाई हैं, या 1 लीरा जो एक रोटी लेने के लिए भी आपको कई 100 लीरा चाहिए होता था, उसको अगर बेहतर किया है। तो मेहनत की है, लोगों ने कुर्बानी दी है, इसार किया है, सब्र किया है, बर्दाश्त से काम लिया है, ये तो करना पड़ेगा। हमारे यहाँ क्या होता है, जावेद अब्बासी साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि जनाब वाला उस वक्त 12-12 घंटे 14-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी, तो हम क्या करते। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर 12-12 घंटे की लोड शेडिंग लोग बर्दाश्त कर रहे थे तो उन्हें चाहिए था, लोगों का मुतालबा ये होना चाहिए था कि हम ये 12 घंटे की बर्दाश्त मज़ीद 5 साल कर सकते हैं, लेकिन हमें सस्ती बिजली दीजिएगा, महंगी बिजली ना दीजिएगा, जिसके नतीजे में हमारी इंडस्ट्री तबाह हो जाए, हमारी एक्सपोर्ट ख़त्म हो जाए और हम मकरूज़ हो जाएं। ये अगर काम 5 साल मुश्किल के बर्दाश्त कर लिए जाते तो फिर आज हम रोने रहे होते। ठीक। औरिया साहब ने बात की कि जनाब वाला वो जो मुआहदे हैं उनको ख़त्म कैसे नहीं किया जा सकता। एक जगह ये बात हो रही थी, आला तरीन सतह पे एक ब्रीफिंग थी, उन्होंने कहा कि जनाब बेशतर मुआहदे जो आपके हैं, जो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुए हैं, वो चाइना से हैं। चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, और वहाँ अगर करप्शन साबित हो जाए तो वहाँ सज़ाए मौत है। तो आप सज़ाए मौत किसको दिलवाएंगे? उन सरमायाकारों को जो यहाँ पैसे खर्च करने आए, जिन्होंने आपको इंडस्ट्री के लिए बिजली फराम की, उनको फांसी दिलवाना चाहते हैं? या आप जिन लोगों ने रिश्वत दी मुश्किल है और रिश्वत ली वो फांसी पाने के लिए तैयार हैं? आपके यहाँ तो ये एक खेल हो गया कि जनाब नवाज शरीफ साहब 95 में, 96 में, 97 में, 90 इक़्तिदार में आने से पहले यही लोगों को बावर कराया जाते थे कि पैसे खाने के लिए ये IPPs लाई गई हैं। रिश्वत के लिए जरदारी साहब जो मिस्टर 10% हैं, वो इन्हीं की वजह से 10% मशहूर हुए थे। लेकिन अपने दौर में उन्होंने फिर वही काम शुरू कर दिया। और देखें उस वक्त जब ये मुआहदे पहले दौर में बेनज़ीर भुट्टो के दौर में हुए, इंडिया ने जो मुआहदे किए थे वो 2 सेंट पे किए थे, बांग्लादेश ने 2.5 सेंट पे किए थे, और पाकिस्तान ने 6 सेंट पे किए थे। अब ये जो 3.5 सेंट हैं और 4 सेंट हैं, ये कहाँ चले गए?
ये सारे के सारे बिल्कुल लोग सही है। के तो ये जेब में गए 90 हैं। से किस्सा चला अगर- रहा है। अगर इनकी जेबों जी। से निकलवा लिए जाएं पैसे तो फिर भी हम पूरे राइट सर, उतर मैं एक सकते चीज़ हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट पूछना चाहता हूँ आखिर में। मुझे जावेद भाई साहब ये बताइए कि आपने इस बजट को अपोज करना है, जब ये बजट पास होने के लिए पार्लियामेंट में आएगा आप इसको अपोज करेंगे, और अगर अपोज करेंगे तो इस बजट के किन शिकों की वजह से, किन पॉइंट्स की वजह से आप इसको अपोज करेंगे, या बस आपने आंखें बंद करके अपोज करना है, या आपने कुछ शिकें सिलेक्ट की हैं? मैं फिर अपनी शुरू की बात दोहराता हूँ कि अगर पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई बेहतरी आए, खुशहाली आए, पाकिस्तान में खुशहाली आए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही हो, तो हर आदमी पाकिस्तान का खुश होगा, वो अपोजिशन में बैठा हो या हुकूमत में बैठा हो। और कोई इस बात की ना उम्मीद रखता है, ना दुआ करता है, और ना उसे करनी चाहिए कि पाकिस्तान से कोई ऐसी चीज़ आए जो बेहतरी की हो और वो उसे बढ़ा के या उसको बजट को पास होने से रोक रहे हैं सर? नहीं, वो स्पीच का इंतज़ार करें परसों मियाँ शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ अपोजिशन वहाँ सारे फैक्ट एंड फिगर उनके सामने रखेंगे, चूँकि ये मामला नेशनल असेंबली में होना है, और एक आध दिन का आप इंतज़ार करें और आपके सारे सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी कि किन किन बुनियादों पर एक एक चीज़ की बात करेंगे और उनके लोगों आवाम के भी सामने रखेंगे और पार्लियामान के भी सामने रखेंगे, और फिर पार्लियामान जो भी फैसला करे, अभी ये फैसला होना बाकी है। आप ये कह रहे हैं फैसला होना बाकी है। एजाज चौधरी साहब ये बताइए कि कल आपने एक तो हमने देखा कि कल बजट वाले दिन जहांगीर तरीन साहब के साथ मामला तय होते हुए नजर आए, FIA ने जाकर कह दिया कि जी हम तो इनको गिरफ्तार करना ही नहीं चाहते। तो आप बजट पास कराने के लिए आपको खतरा तो नहीं है, नंबर पूरे हैं? जी इंशाल्लाह नंबर पूरे हैं, बजट पास हो जाएगा। दो छोटी छोटी गुजारिशात हैं। आपने पूछा आम आदमी के लिए, पहली बात तो 31 दिसंबर तक पंजाब और KPK में वैसे ही हो चुका है सेहत कार्ड, हर फर्द के घर के अंदर 7.25 लाख रुपया पहले मरले में और 3 लाख रुपया दूसरे मरले में होगा। कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगी, उसे ये फिक्र नहीं रहेगा खुदा न खास्ता जच्चगी में या बीमारी में उसके लिए कोई कवर नहीं है, एक बात। दूसरी बात, 20 लाख घर अगर बनना शुरू इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे तो आप समझें 3 लाख रुपए हुकूमत देगी सीड मनी, बाकी वो आसान शराइत के ऊपर बैंकों से लंबे अरसे बिल्कुल सही है। अगर ये हो जाता तो इसका बड़ा एक्ट होगा। वक्त खत्म हो गया। बहुत तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।